हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज रहेंगे जो आपके आगामी सीजीएस सीजीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे टेलीग्राम लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दिया हो उसमें आके ज्वाइन हो जाइए। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिख नहीं रहा है, इसमें बता दूँ। पहला प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, आदिवासी जनसंख्या का घटता क्रम क्या है। घटता क्रम मतलब ज़्यादा से कम की ओर आपको जाना है। ठीक है, बात करते हैं। गोड़ उराव हलबा कंवर भथरा, गोड़ कंवर उराव हलबा भथरा, गोड़ भथरा हलबा कंवर उराव या उराव भथरा हलबा कंवर गोड़। तो बढ़ते ज़्यादा से कम जाना है। देखो, छत्तीसगढ़ में गोड़ की जनसंख्या ज़्यादा है, इनफैक्ट पूरे भारत में ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति के परिप्रेक्ष्य में बात करो। फिर आता है कंवर, देन उराव, फिर हलबा, फिर अंततः भथरा। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर मत देखना। अब आपको मिलान करना है सही जोड़ी। ठीक है, दंतेवाड़ा का आदिवासी लिंगानुपात, लिंगानुपात नहीं, आदिवासी लिंगानुपात। ठीक है, तो लिंगानुपात क्या होता है? 1000 में जितने भी पुरुषों की संख्या है उसको बोलते हैं लिंगानुपात। या 1000 पुरुषों में, सॉरी, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या होती है लिंगानुपात। ओके, दंतेवाड़ा का लिंगानुपात है 1067। पहला चीज तो देख लिया। बलरामपुर का जो लिंगानुपात है वो है 988। बीजापुर का लिंगानुपात है 1011। जबकि रायपुर का लिंगानुपात है, आदिवासी के बिहाफ में बात करूँ तो, 974। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है कि छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी जनजाति इस सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जनजाति में साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, तो ये हमारा प्यारा बालोद। ठीक है, बालोद मतलब कौन सा संभाग आएगा? संभाग आएगा दुर्ग संभाग। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें कि राज्य में अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है, अनुसूचित जनजाति का ना, तो ये है 1020। जबकि सामान्य जो लिंगानुपात है ओवरऑल 991। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एससी का लिंगानुपात कितना है। कितना? एससी का लिंगानुपात के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न से हम बात करते हैं कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से किस परंपरा को जीवित महापाषाण की संस्कृति कहा जाता है? तो ये है मृतक स्तंभ, सबसे पुराना परंपरा है। ओके, अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति बांस के घरेलू कृषि उपयोग वस्तु जैसे सूपा, टुकरी, चटाई इसका निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं? तो बता दो, कमार भी है, कंडरा भी है और ध्रुवा भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सभी, लेकिन मुख्यतः कंडरा जनजाति ये इसके लिए फेमस है। ओके, देखो यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है कि लाल बंगला किस जनजाति की रसोई घर को कहा जाता है? तो वैसे तो आपको जानते होंगे भुंजिया जनजाति, लेकिन भुंजिया जनजाति दो प्रकार की है। एक है चिंटा भुंजिया, ठीक, एक है चौखटिया भुंजिया। तो ये एक्चुअल में ना चौखटिया भुंजिया का युवा ग्रह है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सही जोड़ी को मिलान करना है, नृत्य है और जनजाति है। तो कक्षार नृत्य करते डंडावी माड़िया, जिसको अभूज माड़िया भी बोला जाता है। शैला नृत्य बैगा जनजाति करते हैं, मड़ई ध्रुवा जनजाति, जबकि थापटी नृत्य कुरकू जनजाति। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि 1920 में एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह का क्या नाम था? भूमकाल विद्रोह। ठीक, तो उस समय की जो शहीद थे वीर गुंडाधर की सेना द्वारा नृत्य के माध्यम, किस नृत्य के माध्यम से जो जनमानस था, जनमानस मतलब जो सामान्य जनता थे, उन तक अपने कार्य को पहुंचाने का काम किया था। तो ये नृत्य है अटारी नृत्य। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, अटारी नृत्य। ओके, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन सा जोड़ी सुमेलित, कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, राज्य में अभूज माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरबा विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसके साथ ही 2002-3 में, ठीक है, 2-3 में 2 और जाति पंडो और भुंजिया, ठीक, इसको भी विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया, बाकी केंद्र सरकार द्वारा। तो ये कथन तो सही है, ठीक, गलत बताना है ना। राज्य में सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या जो पिछड़ी जनजाति की वो बिरहोर है, तो बता दो भाई बैगा है। तो ये कथन तो गलत हो गया। अब बताना है कि राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जो पिछड़ी जनजाति बैगा, तो मैं आपको बता दूं बिरहोर सबसे कम जबकि बैगा सबसे ज़्यादा। थी, कथन को उलट दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 गलत है और 1 सही है। अब देखो, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख रचनाकार है ना, उनसे संबंधित प्रश्न है। देखना, कुछ दिन पश्चात ना मैं कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो रचनाकार हैं
उनके महत्वपूर्ण कृतियों को हम लोग एक बार दृष्टांत करें, समझें। ठीक है। जगन्नाथ प्रसाद की जो रचना है वो है छंद प्रभाकर, 3। ठीक। जगमोहन जी की जो रचना है प्रलय, 2। ठाकुर केदारनाथ जी की जो रचना है वो है बस्तर भूषण, तो सॉरी 1, ये 2 बस्तर भूषण। और बलदेव प्रसाद मिश्र जी की रचना है छत्तीसगढ़ परिचय, तो 4। तो 3, 1, 2, 4 इसका आंसर होगा। जहां भी दिख रहा होगा तो उसमें आप क्लिक कर लेना। ओके। अगला प्रश्न है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के संबंध में कुछ कथन दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है। ये खैरागढ़ के निवासी थे, तो बिल्कुल सही। इन्होंने सरस्वती पुस्तक का प्रकाशन किया या संपादन किया, ये भी सही है। छायावाद के जनक यही है क्या, तो ये कथन तो गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल 3 गलत, बाकी दोनों सही। तो आपको बताना है, कुछ प्रश्न को आप देख लेना। छायावाद के जनक, पहला कृति देखना, प्रथम नाटककार, ठीक है, प्रथम कहानीकार, ओके, ये होगा। और एक है, एक रचना है रांडी ब्राह्मण की दुर्दशा, ठीक, वो क्या है। ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। अगर आपका आंसर बहुत अच्छा लगे तो बिल्कुल मैं ना इसको पिन करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ मित्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, बताना कौन सा सही है। देखो, 1900 में माधवराव सप्रे ने पेंड्रा रोड, जिला मुंगेली से मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। अब देखो, यहाँ पर आप जिला मुंगेली देख रहे होगे तो ये लग रहा होगा ना भाई पहले तो बिलासपुर का पार्ट था, तो ये कैसे हो गया, तो गलत होगा। तो ध्यान में रखना, जिला मुंगेली इसलिए बताया गया है कि जो पेंड्रा है ना, पेंड्रा रोड, एक्चुअल जिला मुंगेली नहीं। यहाँ पर आप जो कथन देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखना है। मुंगेली पेंड्रा ऐसे करके ये संपर्क में था, ठीक है। तो पेंड्रा रोड दिखा ना, तो इसको आप सही मान के इसका आंसर पहला को सही करना, ठीक। इनके सहयोगी थे चिंचोलकर जी, एक। ये इनका ये जो पुस्तक है ना, पत्रिका, उसका छपाई कहाँ होता था, रायपुर में कम्युनी प्रेस में। और इनके सहयोगी में एक और व्यक्ति थे, वामनराव लाखे जी। तो ये दोनों उनके सहयोगी थे ना, तो तीनों कथन सत्य होगा। तीनों कथन क्या होगा भाई, सत्य होगा। 1 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं कि माधवराव सप्रे जी की रचना एक टोकरी मिट्टी, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो रचना है उसको देखना एक बार। ये सच्चा सरदार, ठीक है। रामदयाल तिवारी जी, गांधी मीमांसा। लोचन प्रसाद पांडे, मेवाड़ गाथा। तो इसका आंसर जो भी है 2, 1, 4, 3 ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उनके जीवित रहते सिर्फ एक पुस्तक छपी थी, और वो पुस्तक के बारे में कुछ लिखा है कि एक साहित्यिक की डायरी, ठीक है। एक साहित्यिक की डायरी की ऐसी कृति है जिसने अपने शिल्प और विचार तत्व दोनों की विशेषता के कारण ध्यान आकर्षित किया और सम्मान पाया। ये कथन किनका है, तो ये कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ग्रंथ है जिसको 2 कवियों ने लिखा, एक गोपाल मिश्र और दूसरा माखन मिश्र। तो जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं, सुदामा चरित्र से पंडित सुंदरलाल शर्मा का है। जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप। तो राम प्रताप एक अधूरी रचना थी जिसको पूरा किया किसने, गोपाल मिश्र की रचना है, पूरा किया उनके पुत्र माखनलाल मिश्र ने। तो यही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रतनपुर का इतिहास का लिखने का श्रेय किन्हें जाता है, तो ये बाबू रेवाराम जो रतनपुर निवासी थे। सुमेलित कौन सा नहीं है, बताना है। देखो, छत्तीसगढ़ शब्दकोश रमेश चंद्र मेहरोत्रा। छत्तीसगढ़ भाषा का शास्त्रीय अध्ययन शंकर शेष, ठीक है। छत्तीसगढ़ भाषा का उद्विकास नरेंद्र देव। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा विशेषांक विमल कुमारी, ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। अगर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राम गोपाल तिवारी या दयाल तिवारी का नहीं है। देखो, हमारे नेता, गांधीज्म एक्सरेड, गांधी मीमांसा, लेकिन गांधी गीत नहीं है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। कुछ काही, सुराज गीत, धमनी हाट किसकी रचना है, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, गजानन माधव मुक्ति बोध की जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, 1-4, ठीक है। लाला जगदलपुरिया, तो इनका है मिमियाती जिंदगी, 1। नारायण लाल परमार, तो नारायण लाल परमार जी की जो रचना है ना वो है सोन की माली। और हरि ठाकुर की जो रचना है ना वो सुरता के चंदन, मतलब 2, 3। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या है, 4 की 2, 3, ओके। नरेंद्र देव वर्मा जो का जो काव्य संकलन है, क्या नाम से जाना जाता है, अपूर्वा।
इस पर एक धारावाहिक भी बना हुआ है। घरौंदा नाटक के जो रचनाकार हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी में एक लोकप्रिय फिल्म में बनी है? तो ये शंकर शेष जी की। तो शंकर शेष जी की जो रचना है ना घरौंदा है, और काला जल गुलशेर अहमद खां की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, श्रीकांत वर्मा जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है। देखो, भटका मेघ, माया दर्पण और मगध, ये श्रीकांत वर्मा जी की रचना है जो बिलासपुर में है ना। तो इन्हीं के तर्ज पर श्रीकांत वर्मा मार्केट जो है ना वहीं पर है, इन्हीं का निवासी स्थल था। ओके, विनोद कुमार शुक्ल जी के कुछ रचनाओं के बारे में बात करते हैं। देखो, लगभग जय हिंद, नौकर की कमीज और खिलेगा तो देखिएगा। इसके अलावा 4-5 और हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 3, 5। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर जो मराठा आक्रमण हुआ था उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सन 1741 में रतनपुर में भास्कर पंत के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, तो ये तो कथन सही है। उस समय रतनपुर के राजा कौन थे? रघुनाथ सिंह, ये भी सही है। मराठा सेनापति भास्कर पंत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और बंगाल के आक्रमण के लिए सेना भेजी, तो ये कुछ ऐसा कुछ नहीं था यार। देखो, और अगला कथन है कि छत्तीसगढ़ पर मराठाओं के आक्रमण का एक कारण मीर हबीब का मराठों द्वारा जो भेजा आमंत्रण था, ये भी है। तो कुल मिला के इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। वैसे ना इस ऑप्शन के बिहाफ में देखो, ये कथन सही, ये कथन सही और ये कथन सही, और ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो तीसरा कथन है ध्यान से पढ़ना, कि मराठा सेनापति भास्कर पंत का नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और बंगाल के आक्रमण के लिए सेना भेजी गई। तो एक्चुअली में छत्तीसगढ़ के लिए आक्रमण के लिए सेना नहीं भेजी गई, बंगाल पर उड़ीसा क्षेत्र में आक्रमण के लिए सेना भेजी गई। तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरना था, तो यहाँ पर उन्होंने सहयोग की मांग करी। लेकिन रघुनाथ जो थे जी, जो भारत अपने कलचुरी शासक थे, तो वो सहयोग करने में असमर्थ रहे, क्योंकि उस समय उनके बेटे का मृत्यु हो गया था। तो इस वजह से ये क्षेत्र इंक्लूडेड हो गया। तो इसका आंसर इस हिसाब से होना क्या चाहिए? 1, 2, 3, 4 चारों से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जब रघुनाथ सिंह के समय मराठा नियंत्रण में था और रतनपुर क्षेत्र की जो राजा बने, ठीक है, तो अब भाई ये राजा थे, आक्रमण हुआ मराठों का, भोसलों का, भोसला प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। तो भीमाजी, कल्याणगिरी, मोहन सिंह या राजशेखर, तो कौन मराठा सेना साइड से या भास्कर पंत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ठीक, मतलब ये था कि आक्रमण हुआ, लेकिन अब भाई शासन रघुनाथ सिंह के हाथ में नहीं था, अब शासन भास्कर पंत मतलब मराठाओं के हाथ में हो गया। तो वहां पर तो राजा या फिर राज करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने प्रतिनिधि एक नियुक्त किया जिनका नाम है कल्याणगिरी, ध्यान में रखिएगा। पुनः ये कल्याणगिरी को दबा चमका के बोलते, भैया तुम जाओ, मैं वापस अपना राज्य संभालूंगा। और अंततः यही होता है, पुनः मराठा रघुनाथ सिंह पर आक्रमण करते हैं। देन उसके बाद 1757 के आसपास इसमें मतलब पूर्ण रूप से मराठों का यहाँ पर शासन प्रारंभ हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन। और पहले मराठा शासक कौन होते हैं? भीमबाजी भोसले। तो ये पूरा ना सिनेरियो को आपको ध्यान में रखना है। अब एक कथन दिया है, ये कथन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, सुनना। हम आज तक प्रदेश में केवल वनवास भोग रहे हैं, क्योंकि यह वन प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभु रामचंद्र जी के निवास स्थान दंडकारण्य है। तो ये जो कथन है ना, और उसी का छाया क्षेत्र में हम यहाँ वनवास भोग रहे हैं, ये कथन किनका है? देखो, 1757 में जब प्रत्यक्ष मराठा शासन आया, तो बोले भैया कि काम करो, भास्कर पंत तो अब ठीक है नेतृत्व कर रहा है, सेनापति है, अब मराठों का जो शासन था कहाँ चले गया? छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर रघुनाथ को यहाँ पराजित हो गया था, जो हमारे कलचुरी शासक थे, ठीक है, ये पराजित हुए, अब शासन करना था। तो शासक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? भीमाजी भोसले को। तो भीमाजी भोसले बोले कि भैया छत्तीसगढ़ तो राम जी का भूमि है, और जिस प्रकार वो वनवास भोगे ना, उसी प्रकार मैं भी वनवास भोग रहा हूँ, ये मेरे को मिलेगा। तो एक्चुअल में पसंद नहीं करते थे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को, क्योंकि ये पूरा घना जंगल हुआ करता था, जैसे दंडकारण्य प्रदेश आज वर्तमान में है, इससे कहीं ज़्यादा। तो ये कथन किनका है? भीमाजी भोसले का। तो थोड़ा भी ये कहानी याद रखोगे ना तो वो पूरा याद रहेगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रतनपुर पर आक्रमण के समय मोहन सिंह मराठों के साथ था, बिल्कुल ये कथन सही है। रघुनाथ सिंह के बाद मोहन सिंह को रतनपुर के प्रबंधक नियुक्त किए गए, ये भी कथन सही है। मोहन सिंह ने भीमाजी के साथ कड़ा संघर्ष किया, एक कथन इसको रखते हैं। और भीमाजी के रतनपुर आने से पहले मोहन सिंह बीमारी से मर गए थे। तो मैं अगर बता दूं, अगर ये बीमारी से मर गए तो उनके साथ कड़ा संघर्ष कैसे हुआ? ठीक, और अगर कड़ा संघर्ष हुआ तो उनके आने से पहले कैसे मरे? तो ध्यान में रखना, उनके आने से पहले इनकी देहांत हो गई थी। तो कथन 3 जहां दिख रहा है ना, गलत कर दो, ये गलत, ये गलत। तो आंसर क्या आएगा? 1, 2, 4 हो गए।
अगला प्रश्न है कि बिम्बाजी के साथ छत्तीसगढ़ उनके साथ कौन कौन आया था। देखो ऑप्शन है घोड़े महादेव, कोडो महादेव, नीलू पंथ, कृष्णजी उपाध्याय, भास्कर पंत, कादर खां, बालाजी। ठीक। अब एक बात बताओ, भास्कर पंत आए थे क्या? नहीं भाई, ये तो 1741 में थे ना। तो जहाँ जहाँ चार दिख रहे हैं सबको हटा दो, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो कौन कौन आए थे? घोड़ो महादेव एक, नीलू पंत दो, कृष्णा जी उपाध्याय और एक आए थे कादर खां। तो ये चार लोग उनके साथ आए थे। बिम्बाजी के समय कहाँ की जमींदारी सपत्नी मतलब पत्नी के साथ जल समाधि ले लिया था? कोरबा की। ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगला प्रश्न है कि बिम्बाजी के समय मतलब बिम्बाजी की 3 पत्नियां थी, ठीक है, जिनमें से कौन सा नहीं है? राधा, उमा, रमा, आनंदी। तो राधाबाई नहीं है, बाकी तीनों है। रमा एक आनंदी बाई शासन व्यवस्था संचालन कर रही थी, एक सती हो गई, एक वन में चले गई। ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बिम्बाजी के समय महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके कार्यों को मिलान करना है। घोड़ो महादेव उनके साथ आए थे ना, तो ये क्या करते थे? ये करते थे राज्य प्रमुख व्यवस्थापक रहे। कृष्ण भट्ट उपाध्याय, तो ये क्या थे? एक क्या थे? राज पंडित। माघी रामचंद्र मजूमदार, तो ये क्या थे? एक लेखाधिकारी। और कादर खां सेना विभाग। तो ये आपको जोड़ी को ध्यान में रखना है, इंडिविजुअली भी इससे प्रश्न बन सकता है। ओके। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि बिम्बाजी का पुत्र चिमना जी था, तो ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। ठीक है। बिम्बाजी के समय आनंदी बाई ने बहुत विरोध किया, बिल्कुल। और बिम्बाजी के समय छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन किए, तो मतलब प्रत्यक्ष बिम्बाजी तो प्रत्यक्ष शासन नहीं किए, तो मान लो इसका आंसर आपको नहीं पता। तो देखो ये बिम्बाजी के समय छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करना प्रारंभ किए, तो बिम्बाजी तो ऐसा थे नहीं, अप्रत्यक्ष सूबेदारी व्यवस्था से कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ 3 दिख रहा है काट दो। अब अगला है कि सूबेदार के शासन में सभी महत्वपूर्ण कार्यों में आनंदीबाई से सलाह लिया जाता था, लेना पड़ता था। तो ये कथन तो सही है भैया, तो 4 भी सही होगा और 2 भी सही होगा। अब देखते हैं बात 1 में। देखो बिम्बाजी का पुत्र चिमना जी था, तो आपके लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। वैसे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उनके पुत्र कौन थे? चिमना जी। या अगर ये गलत हुआ तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 4। अगला प्रश्न है कि परगना पद्धति का जो छत्तीसगढ़ में लागू करने वाले व्यक्ति विठल राव दिनकर, जबकि सूबा शासन वेंकोजी भोसले। ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस अंग्रेजी यात्री ने अपने यात्रा विवरण में ये कहा कि बिम्बाजी की मृत्यु छत्तीसगढ़ को सदमा पहुंचा है क्योंकि उनका जो शासन व्यवस्था था ना वो जनहितकारी था। यह कथन है कोलब्रुक। किनके समय आए थे? केशव गोविंद के समय। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बिलासपुर जिले का पेंड्रा नामक ग्राम पिंडारियों के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। बिम्बाजी भोसले सूबेदार भीकाजी गोपाल के शासनकाल में पिंडारियों का उपद्रव बढ़ा। ओके सॉरी ना, कि बिलासपुर जिले में जो पेंड्रा नामक स्थान है वहाँ पर पिंडारियों का नाम था, मतलब इनके नाम से ये क्षेत्र पड़ा। और भीकाजी गोपाल के समय इनके उपद्रव बढ़े थे। बिल्कुल सही। पिंडारियों के सरदार को क्या कहा जाता था? लहवरिया। तो ये भी कथन सही है। तो कुल मिला के तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि बताना है कि कौन सा जोड़ी सुमेलित है। तो मैं आपको बता दूं वेंकोजी भोसले के समय छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था प्रारंभ हुआ। तो यही कथन सत्य है, बाकी असत्य है। कौन सा जोड़ी सुमेलित है आपको बता रहा है। देखो कमाईदार, तो नागरिक, सैनिक और वित्तीय का जो दायित्व का है ना उनका निर्वहन करना कमाईदार का कर्तव्य होता था और उनके जो सहयोग होते बढ़कर होते थे। ठीक है। बरार पांडे, पोतदार, देखो जितने नाम आपको दे रहे हैं ना भाई, आपको इसके बारे में ना कमेंट सेक्शन में बताना है। एक प्रश्न दिया है, देखते हैं। मराठा प्रशासन से संबंधित है कि प्रशासनिक इकाई परगनों का मुख्य अधिकारी कमाईदार था। बिल्कुल सही। ग्राम प्रशासन में गोटिया के द्वारा संपादित किया जाता था। ये भी सही है। भू राजस्व वसूली के कोटवार नियुक्त करते थे। तो ये गलत है भाई। तो कोटवार क्या करते हैं? हाका पारना। अभी जो कोटवार है ना सेम उसका काम पहले से ही था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत न्याय का कार्य करती थी। तो ये भी सही। तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर केवल 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है, बताना। देखो मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। भाई क्षेत्र जीता था तो अपना जो प्रतिनिधि है कल्याण जी गिरी उनको नियुक्त किए थे। तो ये ध्यान में रखना। अप्पा साहब ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। तो सूबा शासन अप्पा जी नहीं बल्कि वेंकोजी भोसले ने प्रारंभ किया, है ना। महिपत राव, विठ्ठल राव, ये सब मराठा सूबेदार थे। और नागपुर में जो रघुराम तृतीय थे ना
वो जिलेदारी प्रथा का सूत्रधार माने गए। तो 1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में मराठों के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ? धमधा, बरगढ़, कंवरधा, तारापुर। ठीक है, तो बरगढ़ को छोड़ दो भाई, ये वाला को। धमधा, कंवरधा और तारापुर में हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सॉरी डी। ठीक है, अब देखना सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 1758 से 87 तक किनका शासनकाल था? बिम्बाजी भोसले का। 87 से 88 चिमड़ा जी का। 88 से 11 वेंकोजी का। और 16 से 18 अप्पा जी का। और यही अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किए थे सीताबर्डी युद्ध के पश्चात ना, ध्यान में रखना। उसके बाद फिर 1818 से लेके 1830 तक, ठीक है, एडमंड एगेन्यू ये सब नियुक्त हुए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस राज्य में जो अंतिम सूबेदार थे कौन थे? यादवराव दिवाकर जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो मिस्टर ब्लंट थे ना, वो किनके शासनकाल में आए थे? सूबेदार के शासनकाल में आए थे, तो वो वे आए थे विठल दिनकर के समय, जबकि फॉरेस्टर महिपत दिनकर। और केशव गोविंद के समय कौन आए थे? कोलब्रुक। इनमें से कौन सा मराठा काल का कर नहीं है? टकोली, हिस्सा, शायर, कलाली। तो हिस्सा ये मराठों काल का कर नहीं है। ओके, इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वपूर्ण सेट लगा लिया। इसके बाद और बहुत जितने भी सेट रहेंगे एक एक करके आएंगे। अच्छा लगेगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। भारत माता की जय। जय छत्तीसगढ़।